हम्म, चलो वो तो रिकॉर्ड हो रहा है अपना। यहाँ आते हैं। ये लगता है मेरा स्क्रीन कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं। ठीक है। नो प्रॉब्लम। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ओ, बस। नो। तो देखो रूल्स क्या है ना, पहले वो चीज़ देख लेते हैं। रूल्स ये है कि आपके सामने क्वेश्चंस डिस्प्ले होंगे। सबसे पहले जो भी पेज पे क्वेश्चन आएगा आपको उसका क्या लेना है, स्क्रीनशॉट, ताकि आप उन क्वेश्चन को देख सकें। ठीक है। ये सबसे पहला काम आपको करना था। दूसरा काम आपका क्या है? दूसरा काम ये है कि आपको जो भी आंसर्स हैं उसके ऑप्शंस कमेंट आउट करने हैं। भाई कमेंट करो, और फिर मैं देखूंगा कि कौन कितना है। जिसको नहीं आ रहा वो भी कमेंट करे, पर पहले वो कोशिश ये करे कि वो सॉल्व करने की कोशिश करे। दूसरा पॉइंट ये है कि ये मोस्ट प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पिछले 3-4 सालों से ना क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। और आप अगर इन क्वेश्चंस को गूगल करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये क्वेश्चंस कहाँ से लिए गए हैं, कहाँ से बनाए गए हैं। ठीक है, हर जगह मौजूद होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कुछ न्यूमेरिकल्स लिए हैं। ये वन क्वेश्चन ऑफ सेट है, यानी एक सेट है क्वेश्चन का, जिसमें 50 क्वेश्चंस करीब है आपके मैकेनिक्स के। ऐसे खूब सारे सेट मैं बना सकता हूँ और मैं बना रहा हूँ, और वो टेस्ट में आपसे लिए जाएंगे। ठीक है। तो आज के में देखते हैं कितने क्वेश्चंस हम कर पाते हैं, फिर नेक्स्ट डे हम सेम चीज देखेंगे। और फिर मैं इस वीडियो को आज रात ही अपलोड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आज सैटरडे है। तो मैं रात तक इस वीडियो को अपलोड करने की कोशिश करूंगा, अगर कुछ खराब ना हुआ वीडियो में तो चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। मैं भी जरा दूसरे अपने डिवाइस से इस मीटिंग को ज्वाइन कर लेता हूँ, ताकि मैं आप लोगों के आंसर्स देख सकूं, क्योंकि मुझे इस विंडो पे बने रहना होगा और आपको क्वेश्चंस दिखाते रहना होगा। चलो आते हैं हम। मैं इसको कर देता हूँ लॉक। क्वेश्चन विजिबल है सभी के लिए? ओके। चलो मैं एडमिट कर देता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एडमिट होना चाहते हैं ना। अब देखो यार, बार बार स्टूडेंट्स आएंगे और एडमिट होने की कोशिश करेंगे, तो मैं एक टाइम तक ही ना हर किसी को एडमिट कर सकता हूँ। लीव आउट मत करना। ठीक है, मैं अभी बता रहा हूँ। मोर देन 49 स्टूडेंट्स हैं इस टाइम मौजूद। द आंसर ए, पहले का आंसर ए बताया गया है। सो एक बार मैं फिर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके सामने यह है, द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर इलास्टिक बॉडी इज 1। क्या ये सही है, गलत है? तो दो ऑप्शन है आपके पास, क्या ये बिल्कुल करेक्ट है, क्या ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो आपके लिए आंसर्स करेक्ट और इनकरेक्ट में देने हैं कि ए होगा या क्या होगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सेड दैट इट्स ए। ओके। कुछ बी बता रहे हैं, कुछ ए। ओके। तो बेसिक क्वेश्चन है, इसको आप गूगल आउट करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर
बी, ठीक है। सो मुझे मेरा माइक्रोफोन ऑफ करना पड़ा किसी रीजन की वजह से। सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बी, और इसका रीजन आपके सामने अनुराग ने दे दिया है, ठीक है। फॉर इलास्टिक बॉडी इट विल बी 1 एंड फॉर कंप्लीट इलास्टिक बॉडी, ठीक है, वो चीज देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ रिजिड बॉडी इज सस्पेंडेड वर्टिकली as it oscillate with a small amplitude under the action of force of gravity, the body is known as। ये बेसिक क्वेश्चन था, मुझे लगा कि ले लेना चाहिए, टाइप ऑफ पेंडुलम्स पे क्वेश्चन था ये। तो इसका आंसर बता दो, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। ओके, सो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इस पे हम ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। सो इसका आंसर होगा 2। तो पहले का आप मार्क कर सकते हो, पहले का आंसर क्या है, 2। तो इसका क्या, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है 2, यानी ऑप्शन नंबर बी, कंपाउंड पेंडुलम। इसका है बी, इनकरेक्ट है। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 3 है, 4 है एंड 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें आप, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्या होगा इसका आंसर बताओ, ट्रू या फॉल्स। जो भी स्टूडेंट है आंसर्स टाइप करें। ओके, मोस्टली स्टूडेंट ए बता रहे हैं कि द रिजल्टेंट इज अ सिंगल फोर्स विच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस बाय ऑल गिवन फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। एग्जैक्टली, किसी बॉडी पे अगर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट करते हैं एक साथ, ठीक है, तो उन सभी फोर्सेस का एक फोर्स होता है रिजल्टेंट, ठीक है। अब वो रिजल्टेंट इसी बॉडी पे जितना इफेक्ट डालेगा उतना इफेक्ट ये सारे फोर्सेस मिलकर डालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ए। और मैं ऐसे बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा आपको, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो सर्कुलर सेक्शन। और एक चीज याद रखिएगा, मैं यहाँ पे फिगर डालना भूल गया हूँ, तो फिगर ये गूगल से ही था, तो मैं आपके सामने बना देता हूँ। दिस इज होलो सर्कुलर सेक्शन, बस, और कुछ नहीं है। ये होलो सर्कुलर सेक्शन है, आपको बताना है कि बताइए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो आपको अगर सिंपल सर्कल का पता है तो आप आसानी से होलो सर्कल का निकाल सकते हैं, और मैंने आपको बताया भी अगर आपने वीडियोस देखे हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी। एग्जैक्टली, मोस्टली स्टूडेंट डी दे रहे हैं, तो इसका आंसर एग्जैक्टली में डी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी up the plane will be minimum if the angles with the inclined plane what equal to, less than or greater than the angle of friction, what। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है क्या बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का मोस्टली स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, क्या आंसर दे रहे हो, इक्वल, 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 निकिता, ग्रेटर, आशीष, 5 का बी, नो, द करेक्ट आंसर इज ए। सो क्यों है इसका करेक्ट आंसर ए, खुद सोचना एक बार कि एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, और उस पे ना मुझे बॉडी को ऊपर की तरफ धक्का देना। उन्होंने एक चीज बोला है, टू मूव द बॉडी अप द प्लेन, ऊपर धक्का लगाना, नीचे नहीं, ठीक है। तो ये जो धक्का लगा रहा हूं, ये जो फोर्स लगा रहा हूं, ये कब मिनिमम होगा, तो मिनिमम तभी होता है जब एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन इक्वल होते हैं। अगर आपने नोट्स अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये चीज मेंशन आउट है, ठीक है। अब 5वें क्वेश्चन के बाद आते हैं 6ठे क्वेश्चन पे, 7वें क्वेश्चन पे और 8वें क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। आपने अगर लाइव क्लासेस लिए हैं तो इस पे हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। तो छठे का आंसर बताएंगे।
छठे का आंसर है बी 45 डिग्री। यस, करेक्ट आंसर है। तो छठे का आंसर है हमारा बी 45 डिग्री। ठीक है, तो ये चीज आपका यहाँ पे होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स विच कम इनटू प्ले व्हेन बॉडी जस्ट बिगन टू स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ अदर बॉडी इज नोन एज। ये एक बॉडी, इसके ऊपर एक और बॉडी, अब जस्ट वो स्लाइड करने ही वाला है, चलने ही वाला है, तो बताओ कि कौन सा फोर्स काम में आता है। मैक्सिमम की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर आपका चल रहा है 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 पे जो आंसर है वो क्या है, आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। सी, 7 का सी। यस, सभी स्टूडेंट आंसर दें। चलो, यस। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैंने ना इस वजह से भी लिया है, क्योंकि एक चीज होता है, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो आप इन दोनों के अंतर को जरूर समझिएगा कि स्टैटिक और लिमिटिंग में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो वो चीज देख लेना। और डायनेमिक कब होता है कि ग्राफ आपको बताया गया, आपके नोट्स में भी मेंशन आउट है कि एक पॉइंट के बाद ही हमारा डायनेमिक होता है, फिर वो चलता जाता है। ठीक है, तो वो चीज आप देख लेना, उससे आपको इसका पता चलेगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, डायनेमिक फ्रिक्शन क्या है। ठीक है, तो ये जो 4 पॉइंट है, 1 2 3 4, ये चारों के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी। अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ ईच साइड इज ए। अगर सारी साइड ए है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, तो बताएं कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा। ये पूछा आपसे कि सीजी क्या होगा। तो मोस्टली स्टूडेंट इसका आंसर दें। ए, बी, सी या डी। क्या है आंसर, ऑप्शन ढंग से देख लें, ए बी सी या डी। क्वेश्चन नंबर 8 का मोस्टली स्टूडेंट अलग अलग आंसर दे रहे हैं। बी, ए, बी, 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 डी, ए, डी, ए, बी। अब यहाँ बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास, इसका करेक्ट आंसर होगा गाइज ये बी, a/2√3। ठीक है, तो एक बार इसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 9 10 एंड 11 पे बात करते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए, मैं रीड आउट नहीं करूंगा, स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहिएगा। मोस्टली इस पार्ट में थ्योरेटिकल क्वेश्चन स्टार्टिंग में मैंने ज्यादा लिए, सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, तो उतने ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कमेंट आउट करें आप जितने जल्दी कर सकते हैं। तो मोस्टली बोल रहे हैं बच्चे बी होगा। एक सेकेंड, ऑप्शन दिखा देता हूँ। ऑप्शन है आपके पास प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स, प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, या नन ऑफ दी। तो करेक्ट आंसर इज बी। तो जिन भी स्टूडेंट ने बी बोला है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं। बताइए कि ये हमसे पूछा है कि ये जो ट्राइंगल लॉ हमने पढ़ा था ना, लॉ ऑफ फोर्सेस वाले में, क्या ये ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस को एक्सप्लेन करता है करेक्टली। अगर करता है तो ट्रू होगा, नहीं करता है तो फॉल्स होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप ट्रू या फॉल्स में लिख के दें, ट्रू या फॉल्स। तो मैं क्वेश्चन एक बार दे देता हूँ कि हाँ लॉ आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा, तभी तो आप बता पाइए। तो पढ़ लीजिए और फिर इसके बाद इसका आंसर दीजिएगा। चले, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है,
फॉल्स, ट्रू, 100% ट्रू। 11 का डी है। ओके, 11 पे नहीं, अभी 10 पे बात करते हैं, हम 10 पे बात करते हैं। तो 10 का मोस्टली स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं ए, ट्रू। यस, एग्जैक्टली में ट्रू है। तो आप ट्रायंगल लॉ ऑफ के डेफिनेशन को यहाँ से पढ़ सकते हैं और ये बिल्कुल करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन बड़ा बेसिक है। द यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, यूनिट पूछा गया, आ जाता है कभी कभार ऐसा क्वेश्चन, तो मैंने ना डाल दिया क्योंकि मुझे पता है कि ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं इतने सालों से। तो सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो आप बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आप गैस आउट कर सकते हो, ऑप्शन में कुछ खास बात नहीं है, आप गैस आउट करिए। यहाँ पे देखिए, ये न्यूटन मीटर में मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, बात किसकी गई है? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन है तो ऑब्वियसली न्यूटन मीटर हो नहीं सकता, मीटर पर सेकंड हो नहीं सकता, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन क्या बचा? डी। तो डी बिल्कुल करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आपको ना यस और नो में बताना कि बिल्कुल सही है या गलत है। तो जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है ना, म्यू, क्या ये किसके बराबर होता है? ये किसका रेशियो है? लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, टू द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ टू बॉडीज, यस और नो। तो आपको ये बताना है क्वेश्चन नंबर 12, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू बॉडीज। 12 का ए, 13 का सी। 12 का ए, 13 का सी, एग्जैक्टली, ठीक है। तो 12 का ए है, बिल्कुल करेक्ट। और 13 क्वेश्चन, जरा ये क्वेश्चन ना आप देखिए, अगर आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा हुआ, आपको इसको सॉल्व करना नहीं आता, तो बेसिक चीज है कि मैंने नोट्स में या हर जगह ये सब चीजें बता रखी है कि ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा। फ्रिक्शन चैप्टर में ये बहुत आम तौर पे मैंने मेंशन आउट किया है। और ये फॉर्मूला हर चीज में, मैंने जो आपको मैकेनिक्स के 300 क्वेश्चन का सेट दिया था उसमें तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है। तो एक तरह से ये क्वेश्चन आपको रट ही जाने चाहिए, क्योंकि आप इसको जब सॉल्व करोगे ना डेरिवेशन के थ्रू, ये क्वेश्चन लाने का यही तरीका था। अगर आप इसको डेरिवेशन से सॉल्व करोगे तो भाई 3 से 5 मिनट तो ले जाएगा, अगर आता है तो, अगर नहीं आता तो छोड़ दो, नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है पता है? इसका ट्रिक भी बता रखा है मैंने आप लोगों को, अगर याद करोगे ना, और ट्रिक से याद कर लेना कि भाई हॉरिजॉन्टल लग रहा है, वर्टिकल लग रहा है, कैसा लग रहा है। तो ये बस हॉरिजॉन्टल का कमाल है, एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, उसपे हॉरिजॉन्टल में है तो एंगल क्या होगा? 180 डिग्री होगा, क्या होगा वो, उस हिसाब से आपको सोचना। तो ये सी, इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी। तो 13 का क्या है? सी। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करते हैं। 14 क्या कहता है हमसे? तो 14 देखो और बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। ठीक, 14 का आंसर दीजिए गाइस। 14 का, जिसको नहीं आता वो सॉल्व करिएगा, जिसको आता है वो ऑप्शन बताइएगा। 120, 120, बी, डी, डी, डी 120, विशाल 90, सतीश है 120। सो मोस्टली स्टूडेंट के आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं, 120, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारे पास 120 डिग्री, ठीक है। तो एक एक चीज आप गौरतलब कीजिएगा इस क्वेश्चन में कि इफ रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस, दो बराबर फोर्सेस है, मान लीजिए ये भी F1 ये भी F1, हैज सेम मैग्नीट्यूड। अब दो बराबर फोर्सेस हैं तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा ही, एज अदर ऑफ द फोर्सेस, देन एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस। अब दो फोर्सेस जब आपस में बराबर होते हैं ना, तो वो कौन सा केस होता है? तो वो केस कब होगा, वो चीज आपको सोचना है। वो केस ना 120 पे ही आता है, अपोजिट का केस यहीं पे आता है, तो वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो है वो दो फोर्सेस का, एक F1 है एक F2 है, और बराबर है। रिजल्टेंट आप किसी भी फोर्स के बराबर मान सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको जो मान के चलना आप वो मान लीजिए, क्योंकि फोर्सेस आपस में ही बराबर है तो उस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लिफ्टिंग मशीन इज द रेशियो। सिंपल फॉर्मूला है, एम ए इज इक्वल्स टू व्हाट? डब्ल्यू बाय व्हाट? एफर्ट। क्या बोलते हो, सही है ना ये? तो इसका आंसर बताओ क्या है? 16 का सी, 15 का बी, लोड बाय वी आर। अरे मैं तुमसे पूछ क्या रहा हूँ? मैकेनिकल एडवांटेज एम ए पूछ रहा हूँ।
देखो पहला वाला जो है ना वो डिस्टेंस पे बात करता है, इसका मतलब ये वेलोसिटी रेशियो है। दूसरा वाला जो है वो एमए पे बात करता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। तो 15 का बी देख लीजिएगा। ठीक है, 15 का बी। भाई हम कितना लोड लगा रहे हैं और कितना एफर्ट लगा रहे हैं, वही तो बात है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज डैश टू डायनेमिक। देखो ये क्वेश्चन वैरायटी में आता है। पिछली बार ना ये क्वेश्चन रेशियो में पूछ लिया था। रेशियो में मतलब कि स्टैटिक बाय डायनेमिक का क्या रेशियो होगा, डायनेमिक बाय स्टैटिक का क्या रेशियो होगा। तो इसी क्वेश्चन से पता लगा सकते हो, अगर स्टैटिक बड़ा हुआ और डायनेमिक छोटा हुआ तो रेशियो क्या आएगा, सोचो, ग्रेटर देन जीरो। और डायनेमिक बाय स्टैटिक हुआ तो जीरो या लेस देन जीरो। तो ये चीज कौन बड़ा है कौन छोटा है वो चीज आपको यहां से सोचना है कि कौन बड़ा है, स्टैटिक बड़ा है कि डायनेमिक बड़ा है। अभी जस्ट हमने इस टाइप का क्वेश्चन ऊपर किया था। तो 16 का आंसर दें। 16 का आंसर है ओके। तो 16 का सी, 16 का सी, स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन, एग्जैक्टली सी। स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन डायनामिक फ्रिक्शन। कई जगह पे कोई बॉडी रखा है उस पे लगने वाला फ्रिक्शन हमेशा ज्यादा होगा जब कोई बॉडी किसी चीज पे मूव कर रहा है। खुद ही सोचो, जो सिंपल लॉजिक का क्वेश्चन है, उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है हमें। अब क्वेश्चन 17, 18 और 19 पे बात करते हैं। एक सेकंड, अब विजिबल है? ओके, लेट मी एडमिट समवन। तो हम है क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17। अब यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन लिया था अब उसका अपोजिट है। अब यहाँ पे बॉडी जो है ना वो नीचे की तरफ आ रहा है। पहले जो क्वेश्चन था उसमें बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा था, अब यहाँ पूछा है। अब यहाँ देखो क्या आंसर आप देते हैं, वहां तो इक्वल था, यहाँ क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 को अच्छे से पढ़े और इसका आंसर। अभी एंड में आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। स्टार्टिंग में तो मैंने बेसिक बेसिक क्वेश्चंस लिए हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस बहुत जरूरी हैं। बेसिक नहीं है, ये पूछे गए क्वेश्चन है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ ये पूछे गए क्वेश्चन है। ये बेशक आपको गूगल पे मिलते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस पूछे गए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या है आपके लिए? बी बता रहे हैं कुछ बच्चे, कुछ बच्चे सी बता रहे हैं। ग्रेटर होना चाहिए, सी है बिल्कुल। सी, सी, सी। तो मोस्टली स्टूडेंट इसका आंसर सी दे रहे हैं। एग्जैक्टली अगर मोस्टली दे रहे हैं तो हम केबीसी की तरह ही खेल रहे हैं इसे। तो इसका आंसर सी, कि भाई ग्रेटर देन होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए इसका रीजन बता देता हूं, आप डाउट में मत रहिएगा। ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए ये एक प्लेन है। अब यहां पे एक डब्बा रखा हुआ है, मान लीजिए ये 10 डिग्री है। अब मैं इसको धीरे धीरे ना ऊपर की तरफ उठा रहा हूं, धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठा रहा हूं। तो उठाने से क्या है, प्लेन का एंगल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। और जैसे जैसे ये ऊंचा होता जाएगा ये अपने आप स्लाइड करने लगेगा। तो द बॉडी विल बिगिन टू मूव डाउन अ इंक्लाइन प्लेन इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सबको समझ में आ गया? यस और नो में आंसर बताएं। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? क्यों उसमें हमने लेस किया था, क्यों हमने इसमें ग्रेटर किया है? आप इस क्वेश्चन को गैस आउट कर पा रहे हैं कि भाई इंक्लाइन प्लेन है उसको मैं उठा रहा हूं, तो उठाने से क्या होता है, एंगल बढ़ता है और वो चीजें ना नीचे की तरफ गिरती हैं। एक चीज देखो, कुछ कह रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आया। अब देखो ये एक इंक्लाइन प्लेन है, अब ये 10 ही डिग्री है और यहां डब्बा रख दिया, तो क्या ये नीचे की तरफ गिरेगा? नहीं गिरेगा ना। अगर लेकिन मैं इस लाइन को उठा के ऊपर करता जाऊं, उठाता जाऊं और ऊंचा करूं और ऊंचा करूं और ऊंचा करूं, तो 10 डिग्री से ये 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये स्लाइड करना चालू कर देगा, ये नीचे गिर जाएगा। तो एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो इंक्लाइन प्लेन का एंगल हमेशा एंगल ऑफ फ्रिक्शन से बड़ा होगा। तो बड़ा होगा यानी ग्रेटर देन होगा, तभी ये जो स्लाइड है ये नीचे की तरफ आएगी, ये जो डब्बा है ये नीचे की तरफ गिरेगा। तो ये आपको समझ में आ गया। अब मैं इस पे ज्यादा बात नहीं कर सकता। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। द बॉडी विच रीबाउंड आफ्टर इंपैक्ट आर कॉल्ड। एक बॉडी ये, एक बॉडी ये आपस में टकरा गए भाई,
तो बताओ इंपैक्ट करने के बाद उन्होंने क्या बोला, रीबाउंड, दोबारा अपने शेप में आ गए। दो इंसान को टकरा दो, कुछ होगा क्या? तो तुम क्या कहना चाहते हो, इंसान इलास्टिक होते हैं? हम्म। चलो चलो क्वेश्चंस पे बात करते हैं। तो इसका आंसर क्या है? करेक्ट, इलास्टिक बॉडीज। और ये आपके सामने। तो मजा आ रहा है क्वेश्चंस देख करके? यस और नो में इसका भी आंसर दे दें कि हाँ मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में। ठीक है, ओके। ये जो स्टूडेंट लीव कर देंगे मैं उन्हें एडमिट नहीं करूंगा, ये चीज याद रखिएगा। फिर वो यूट्यूब पे वीडियोस का इंतजार करते रहना। अब बात करते हैं 19, 20 और 21 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि 1 वाट किसके बराबर होता है? 0.1 जूल, 1 जूल, 10 जूल या 100 जूल। एक तरह से ये फिजिक्स का भी क्वेश्चन मान लीजिए, ये भी बोल सकते हैं कि फिजिक्स कंप्यूटर वाले सेक्शन में आ सकता है ये क्वेश्चन। तो 1 वाट किसके बराबर होता है? 1 जूल, 100 जूल। तो पहली बात तो वॉट क्या होता है? वॉट का मतलब ये वाट जो है ये पावर को सिग्निफाई करता है। अब पावर वॉट में है। अब आपको यहां से ये बताना है कि ये 1 वाट की, ये जो 1 वाट है ये कितने जूल पर सेकंड के बराबर होता है, बताइए। तो आपको पावर का फॉर्मूला पता होगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं। पावर इज व्हाट? वर्क डन पर यूनिट टाइम। हमसे पावर पूछा है 1 वाट। 1 वाट का मतलब हो गया 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। तो आंसर इज व्हाट? बी। ठीक है, 19 का बी। अच्छा ये क्वेश्चन आप सॉल्व करें। आपको बोला गया दो लाइक पैरेलल फोर्सेस। सर ये क्वेश्चन कब आया मैं आपको बता देता हूं। ये क्वेश्चन जो है वो 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। 2019 आईपीयू सीईटी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ। ये आपके टेक्स्ट बुक का भी क्वेश्चन है, अप्लाइड मैकेनिक्स का। सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है उसमें, उसी प्रकार से। बताएं इसका आंसर क्या होगा 20 का? 20 का मार्क करें आंसर, नहीं आता तो उसे सॉल्व करें। और गूगल वगैरह कुछ भी ना करें, सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि छलावा आप अपने आप से कर सकते हैं, उसका नुकसान आप खुद भुगत लेंगे। तो इसको सॉल्व कर लें। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, आप सॉल्व कर लें। तो इसका आंसर मोस्टली दे रहे हैं, 20 का आंसर दे रहे हैं 15 न्यूटन एंड 5 न्यूटन। ए ए ए। ठीक है, ए एग्जैक्टली। ठीक है, तो इसका आंसर है ए, 15 न्यूटन एंड 5 न्यूटन। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। और ना इस तरह के क्वेश्चंस को ना आप वैसे कैसे कर सकते हैं? तो देखो ये 15 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है। और जब दो लाइक पैरेलल फोर्सेस होते हैं ना, तो आप खुद सोचना लाइक और पैरेलल फोर्स का क्या मतलब होता है। इस केस में मैं एंगल कितना लूंगा, थीटा कितना लूंगा। अगर आपको वैसे मोमेंट लगा के कुछ भी सॉल्व करना नहीं आता तो मैं थीटा कितना लूंगा, और मुझको रिजल्टेंट तो गिवन ही है। तो 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। तो आप उस केस से भी आप कर सकते हो, बट मैं वो केस आपको बोलूंगा नहीं, आप मोमेंट वाला तरीका अपनाएं और वो आसान होता है। ठीक है, तो उस तरीके से आप इसे कर लें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं ना हम, एक जगह 15 रखते हैं, एक जगह 5 रखते हैं। F1 की जगह 15, F2 की जगह 5 रख लिया। सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद अगर उसका रिजल्टेंट मुझे 20 के बराबर मिल रहा है, मतलब RHS साइड अगर LHS के बराबर है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। तो मैं इन तरह के क्वेश्चन ना, मैं एग्जैक्टली बता रहा हूं, मैं ऑप्शन से गेट करता था, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि मैं गलत कर दूं, क्योंकि ऑप्शन से आंसर चेक करने में आसान होता है। तो आप सोचे कि लाइक पैरेलल फोर्स में ना थीटा की वैल्यू क्या लेंगे,
तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा रख दिया और एक एक करके ना F1 F2 की जगह सारे फोर्स रख के चेक कर लिए, जिसे रखने पे रिजल्टेंट 20 मिल रहा है ना, वो मेरा करेक्ट आंसर है। समझ पा रहे इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? यस और नो? अगर आ गया क्वेश्चन तो आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे टैकल आउट करेंगे? तो इस तरीके से आपको टैकल आउट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो 21वें का आपने बता दिया तो 21वें पे हम ज्यादा बात नहीं कर सकते। चलो तो 21वां क्वेश्चन क्या आपका कह रहे दो बॉडी है, यहाँ के लिए एक चीज देखो, M1 इज ग्रेटर देन M2, M1 M2 से बड़ा है, हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, लेकिन दोनों में काइनेटिक एनर्जी भी सेम है। 11th क्लास का क्वेश्चन है। द मोमेंटम ऑफ द बॉडी हैविंग मास M1 इज, अगर M1 बड़ा है M2 से और have equal kinetic energy, then absolutely the momentum of the body having mass m1 is greater, because what, मोमेंटम किससे रिलेट करता है भाई? मोमेंटम मास से रिलेट करता है, जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा। 9th क्लास का भी क्वेश्चन मान लो, बोल सकता हूं ना 9th क्लास का क्वेश्चन है, कुछ खास तो नहीं है इसमें, मोमेंटम और मास का रिलेशन पूछा है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे बात कर रहा है कि नहीं? मैं सही कह रहा हूं ना, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे ही तो बात कर रहा है ना वो। चल अब आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 23, तो ये एक में आ जाएगा, तो एक पहले 21 को ही लेते हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर, एक से, ठीक है, पूरे सीट में नहीं आ रहा क्या ये? इसका फॉन्ट जो है ना वो एकदम से बड़ा हो गया है। एक सेकंड। इन्हीं क्वेश्चन में दिक्कत करेगा ये, मोस्टली और क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि चलो देखो ये क्वेश्चन क्या है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको रीड आउट करवाता हूं। द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस, दो इक्वल फोर्सेस है Q, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको ये चीज एक्सप्लेन करता हूँ, क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ कि दो, द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस, ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। Q, दो फोर्सेस हैं, एक Q तो एक Q, मेकिंग एन एंगल अल्फा, अगर रिजल्टेंट एंगल अल्फा बना रहा है तो मुझे सिंपल सी बात बताएं, आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, सोचे। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है, ये रीड आउट कीजिए, इज गिवन बाय, तो रिजल्टेंट आपसे पूछा है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस Q मेकिंग एन एंगल अल्फा इज गिवन बाय। याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, मोस्टली स्टूडेंट बता दें इसका आंसर, तो मैं एक बार जाऊं। 22 का आंसर है बी, बी, यस 22 का आंसर है बी, तो 22 का आंसर हो गया बी, ठीक है। 2 थीटा कॉस अल्फा बाय 2, फॉर्मूला आता है आपको, आप उस हिसाब से रख के सॉल्व कर लीजिएगा। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू व्हाट, f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस अल्फा, ठीक है। तो वो जो भी है आप थीटा की जगह अल्फा रख दीजिएगा, बस फर्क किया। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिए, अगला वाला क्वेश्चन अच्छे से रीड आउट कीजिए, क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हिसाब से द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं स्लाइड घुमाऊंगा आप ध्यान से पढ़िएगा, अकॉर्डिंग टू द पैरेलल एक्सिस थ्योरम द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपने देखा होगा इस तरह के क्वेश्चन पिछले साल बहुत आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, दो तीन क्वेश्चन थे। द अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेक्शन about an axis parallel to the axis through center of gravity such that IP, यानी center of gravity की बात करें तो वो IP है। Now it is given by
where A is the area, Ig is moment of inertia of the section about an axis passing through center of gravity, h is the height between center of gravity and parallel axis। तो अगर आपने पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ा है तो आप इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं मुझे। बताएं इसमें से पैरेलल एक्सिस थ्योरम को कौन फॉलो कर रहा है? आई जी प्लस ए एच स्क्वायर, आई जी माइनस ए एच स्क्वायर, आई जी प्लस ए एच स्क्वायर, आई पी इज इक्वल टू ए एच स्क्वायर। वो ये आपका क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर मोस्टली बच्चे क्या दे रहे हैं? ए। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेकंड। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी फॉर डूइंग वर्क बाय, एक सेकंड एक सेकंड आई सी, मैं आपको रीड आउट करवा रहा हूँ ना क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था? एनर्जी प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी फॉर डूइंग वर्क बाय वर्च ऑफ इट्स पोजीशन इज कॉल्ड। बताएं इसका आंसर क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, व्हाट? बी आंसर बता रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट। ओके 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 ओके, कह रहे देखो द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी, एक बॉडी है वो अपने पास में कुछ एनर्जी लेके चल रहा है, फॉर डूइंग वर्क बाय वर्च ऑफ इट्स पोजीशन, अपने पोजीशन को लेकर के एक काम कर, एक बॉडी है वो किसी पोजीशन पे बैठा हुआ है, अब उसके पास कौन सा एनर्जी है, बस ये बोल रहा है वो। बताओ। पोटेंशियल एनर्जी होगी उसके पास। ठीक, तो बेसिक बात है ना। ठीक, तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देते हैं वो, उसमें कोई। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन, इसका बताओ इसका आंसर क्या है? द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड होता है? ए पे। ठीक है ना, नेचर ऑफ सरफेस। अब थोड़ा जल्दी जल्दी मूव आउट करते हैं थोड़ा, ठीक है, तो क्योंकि क्वेश्चन से जो द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी व्हेन एट रेस्ट इज नोन एज व्हाट? अब बहुत बार इस क्वेश्चन, स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, स्टैटिक। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑन रीचिंग द ग्राउंड फ्रॉम, चलो इसका आंसर बताना, इसमें मैंने तुम्हें हिंट दे दिया, हिंट देख लेना। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑन रीचिंग द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट 5 मीटर इज व्हाट? एक बॉडी है जो ग्राउंड पे आ रहा है, किस हाइट से? 5 मीटर की हाइट से। तो हिंट क्या है आपके पास? हिंट ये है कि इस तरह के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हो, √2gh। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा, मैं इस क्वेश्चन पे बात कर चुका हूं। तो इसका आंसर बताएं, करेक्ट क्या होगा? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बी 10। ओके, 10 मीटर है ना, डायरेक्ट लगा देना, √2gh लगा देते हैं। ठीक है, तो 2 × 10 × 10। ठीक है, तो वो उस हिसाब से आप देख लेना। सॉरी, यहाँ 5 है, 5 × 10 × 10, तो ये चीज यहाँ पे काम कर रही है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन विजिबल ना हो जिसको भी वो बता देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 आता है आपका, एन आइडियल मशीन इज वन हुज इफिशियंसी इज व्हाट? 100%। एब्सोल्यूट क्वेश्चन, ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं आएगा। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन मैंने लिया, मेरे को मिला, मैंने उठा दिया इस क्वेश्चन को। देखते हैं इस पे कैसे क्या बात की जाए। इन इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क फॉलोइंग फोर्स इज नेग्लेक्टेड। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है?
बताएं क्वेश्चन नंबर 29 का क्या आंसर है। वर्चुअल वर्क क्या होता है ना, देखो मैं इस पे एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा वर्चुअल वर्क होता है क्या, यहाँ पे डिटेल में बात नहीं की जा सकती क्योंकि इंजीनियरिंग लेवल में भी वर्चुअल वर्क आता है। बट वर्चुअल वर्क होता क्या है, ये रिलेट करता है इनर्शिया से, और इनर्शिया से रिलेट करने के अलावा मैं ये कहूंगा ये एक इमेजिनरी ना डिस्प्लेसमेंट होता है। इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट है, कोई बॉडी स्टेशनरी कंडीशन में उसके ऊपर खूब सारे फोर्सेस लग रहे हैं, हम कह रहे हैं वो मूव नहीं कर रहा, बट मैं ये कह रहा हूं कि उसका एक इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट है। तो वो इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट आप इनमें से किस किस केसेस में देख सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको एक तरह से रट भी सकते हैं, वो मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है कोई नहीं, आगे देखते हैं, बट म्यूट कर लें आप अपने आप। इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव है। क्यों है ऑल ऑफ दी अबव, आप सारे केस को चेक करना, सब केस में आपको यही लगेगा कि बॉडी ना यार रेस्ट की कंडीशन में बैठी है, बट उसका कुछ ना कुछ एक इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट, बस इसका आप चेक करना कि इनमें से किस में आप इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट देखने की कैपेबिलिटी रखते हो। रिएक्शन ऑफ एनी स्मूथ सरफेस विथ विच द बॉडी इज इन कॉन्टेक्ट। ध्यान से पढ़िए, रिएक्शन ऑफ एनी स्मूथ सरफेस, एक बहुत स्मूथ सरफेस है, बहुत स्मूथ सरफेस विथ विच द बॉडी इज इन कॉन्टेक्ट, जिसके साथ एक बॉडी कॉन्टेक्ट में आया है। अब वो बॉडी यार वो तो चलती रहेगी ना, इनर्शिया कंडीशन क्या कहता है, या तो बॉडी रेस्ट में हो या तो बॉडी चलती रहे, तो बॉडी सिर्फ चलते ही जा रही है, हम वहां पे भी एक इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट की कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज हुआ। रिएक्शन ऑफ रफ रफ सरफेस ऑफ अ बॉडी विच रोल्स ऑन इट विदाउट स्लिपिंग, ये इसके ऊपर बॉडी घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, घूमे जा रही है। रिएक्शन एट अ पॉइंट और एन एक्सिस फिक्स्ड इन स्पेस अराउंड विच अ बॉडी इज कंस्ट्रेंट टू टर्न। अर्थ का एक्सिस, अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, ये रोल किए जा रहा है, कोई एक बॉडी है जो प्लेन सरफेस पे रखा है चले जा रहा है। इस केस में हम इमेजिनरी यानी एक यहाँ वर्चुअल वर्क की बात कर सकते हैं। वर्चुअल वर्क डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, वर्क क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है भाई, कितना काम किया, कितना बॉडी डिस्प्लेस कर रहा है, वही तो काम है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, और इस ट्रिकी क्वेश्चन को ट्रिकी जवाब से ही आप दे पाएंगे। आपसे पूछा है क्या, देखो आइडियल मशीन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है ना। देखो यहाँ पे मैं अभी या तो आपके सामने या तो क्वेश्चन डिस्कस आउट कर सकता हूँ सब कुछ, या तो मैं थ्योरी आपको पढ़ा सकता हूँ, दो ही चीज हो सकता है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक चीज कर सकता हूँ, मैं आपको क्वेश्चंस के आइडियाज देते जा रहा हूँ, और आप उसको गेट करते जाइए, आउट मत करिए, गेट करते जाइए। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको क्लासेस की आवश्यकता है, तो जैसे अगर आप पेड स्टूडेंट नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज आप कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज का लिंक मैंने डाल दिया था, अगर आप पेड स्टूडेंट नहीं है तो आप मैसेज कर देना, मैं वहां आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और कोई डाउट? ठीक। सो इन द गिवन फिगर, क्योंकि मैं यहाँ ना क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि टाइम हो चुका है, 6 बज चुके हैं, और मैं ना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस आउट हो जाए, तो फिर उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे ना यार तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। सो देखो आगे क्वेश्चन नंबर 30। सो इन द गिवन फिगर इफ एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन, एक सेकेंड पूरा क्वेश्चन शो कर देता हूं मैं आपको। देखो कह रहा है इन दी गिवन फिगर, ये फिगर आपको दिख चुका है, इस फिगर में बोला गया है कि इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देख रहे हो आप, अल्फा देख रहे हो ना, वो बोल रहा है कि ये जो अल्फा ऑफ अ प्लेन इज इंक्रीज्ड, अगर उसको बढ़ा दूं तो एक्सेलरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, सेम या नन, बताओ क्यों होगा डिक्रीज। एंगल बढ़ाने से क्या फर्क, अगर एंगल बढ़ा रहा हूं तो मैंने तो यही बोला था अभी इससे पिछले केस में कि अगर एंगल बढ़ाएंगे तो ज्यादा आसानी से नीचे की तरफ आएगा, फिर तो एक्सेलरेट। हम्म, तो देखो एक चीज क्या है ना कि, अब म्यूट कर लो आप अपने आप को। तो एक चीज क्या है, इस बॉडी के साथ मैंने एक और बॉडी टांग दी, M2 टांग दी। अब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जब मैं बढ़ा रहा हूं ना, तो ये जो M2 है ये अर्थ से ऊपर की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा, जा रहा है।
तो M2 के ऊपर नीचे लगने वाला जो फोर्स है वो भी तो इंक्रीज होगा। तो अगर ये ऊपर बढ़ाने से M2 पे नीचे लगने वाला जो फोर्स है वो बढ़ जा रहा है, अगर वो बढ़ता जा रहा है तो भाई ये कम आसानी से खींचेगा ना, तो मतलब ये जो नीचे जा रहा होगा वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि M2 जो नीचे की तरफ M2 पे रिएक्शन फोर्स लग रहा है वो बढ़ रहा है। तो अब समझ गए इसका आंसर डिक्रीज क्यों है। एवरीवन समझ में आ गया ना कि इसके पीछे का लॉजिक क्या था। फिर अगला क्वेश्चन है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो सर्कुलर सेक्शन अबाउट अ सेंट्रल एक्सिस टू द सेक्शन एज कंपेयर टू इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो बताओ क्या फर्क है होलो सर्कुलर सेक्शन, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रल एक्सिस में है, अगर उसकी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कंपेयर करूंगा तो क्या सेम है, आधा हो जाता है, डबल हो जाता है या चार गुना हो जाता है। इसका आंसर याद रखना डबल हो जाता है। फॉर्मूले को देख लेना एक बार ढंग से तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस पे बात नहीं कर रहा मैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पे भी ढंग से बात नहीं करूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। बहुत बार बच्चे मुझसे ये बोल रहे थे कि एक ये सेक्शन दे दिया भैया एल सेक्शन, ये एक टी सेक्शन दे दिया भैया, ठीक है, मुझे बताओ कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ लाई करेगा। तो इस सेक्शन का निकालो, इस सेक्शन का निकालो, फिर कंपेयर कर दो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे आपसे रेक्टेंगुलर सेक्शन का पूछा है, क्या होता है, बी डी क्यूब बाय 12। सबको पता है ये चीज कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो बी डी क्यूब बाय 12 होता है ना एक्स एक्सिस पर। ये आपको मैंने यहाँ हिंट दे दिया। अब यहाँ पे आप सॉल्व जब करोगे तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 4 4, ठीक है, तो 16 हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है 16। सबको समझ में आ रहा है ना जो चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन सही लग रहे हैं ना कि क्वेश्चन हाँ लग रहे हैं। देखो प्रीवियस ईयर के पेपर्स वगैरह देख लो, मैं बहुत मुश्किल से, थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन मैं खुद ही बना रहा हूँ या ऐसा कुछ। क्वेश्चन प्री डिफाइंड होते हैं कि हाँ ये चीज है, इसमें थोड़ा बहुत चेंज आउट करना है। कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग में कॉपी पेस्ट ही थे। क्यों कॉपी पेस्ट थे? क्योंकि वो क्वेश्चन बार बार पूछे गए, हमें पता है वो क्वेश्चन बार बार 3 4 साल से रिपीट हो रहा है, तो वो स्टार्टिंग में मैंने लिए क्योंकि वो वैल्यूएबल थे। और भी बहुत क्वेश्चन है, तो धीरे धीरे लेते हैं, अभी हमारे पास टाइम है 8 दिन का। सो अ वेट ऑफ 1000 न्यूटन कैन बी लिफ्टेड बाय एन एफर्ट ऑफ 80 न्यूटन। तो एक वेट है 1000 न्यूटन का, तो एक वेट है, ध्यान से इसका न्यूमेरिकल कर लेना तभी बताना कि इसका आइडियल है क्या है। सो 33 का आंसर क्या होगा वो देख के बताओ, क्या आइडियल है, रिवर्सिबल है, नॉन रिवर्सिबल है, क्या मतलब है। देखो आइडियल कब होता है ना, आइडियल मतलब इफिशियंसी 100%, यही मतलब होता है ना आइडियल का मतलब, सभी को पता है ना ये चीज। आइडियल का मतलब क्या होता है, वही केस, आइडियल मशीन बनाना पॉसिबल है क्या हमारे लिए, बना ही नहीं सकते यार। तो वो उस पर बात ही नहीं कर रहे हम। तो अ वेट ऑफ 1000 न्यूटन कैन बी लिफ्टेड बाय एन एफर्ट ऑफ 80 न्यूटन इफ द वेलोसिटी रेशियो, यहाँ पे आपको वेलोसिटी रेशियो दी हुई है, क्या इतना दिया हुआ है वेलोसिटी रेशियो 20। देखो यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो लिखा है, थोड़ा क्वेश्चन कट जा रहा है, फॉन्ट बड़ा हो गया, इसको अभी सेट नहीं कर सकते तो पूरा कट जाएगा। तो कितना हो गया 20। द मशीन इज व्हाट, रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल, आइडियल या नॉन। सो मशीन इज रिवर्सिबल, मशीन क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। तो उस चीज को आप देख लेना, रिवर्सिबल की क्या कंडीशन होती है, नॉन रिवर्सिबल की कंडीशन क्या होती है, आइडियल की क्या कंडीशन होती है। तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये क्वेश्चन तो सही था, रिवर्सिबल ही होगा इसका आंसर, ठीक है। तो कंडीशन देख लेना बस, रिवर्सिबल में इफिशियंसी कितनी होती है। यहां से आप एक काम कीजिएगा, एमए निकाल लीजिएगा, आपको वेलोसिटी रेशियो दे रखा है, आपको इफिशियंसी का फॉर्मूला, देखो यार मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता बट करना पड़ रहा है, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा देना, आपको पता चल जाएगा एफिशिएंसी परसेंट में क्या आ रही है। तो आप उसको 100% से कंपेयर कर लीजिएगा, 100% के बराबर है तो आइडियल, और उसके बाद 50% है तो आप क्या केस डालना चाहते हैं, रिवर्सिबल या नॉन रिवर्सिबल, वो आप पे है कि 50% आ रहा है कितना आ रहा है। सो व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ सम एक्सेलरेशन, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मैन इज डैश टू इट्स एक्सेलरेशन, क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या, सिंपल सोचो, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है विथ सम एक्सेलरेशन, मैं ऑप्शन दिखा रहा हूं, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ सम एक्सेलरेशन,
प्रेशर exerted by a man is dash to its acceleration. एक सेकेंड, देख गया इसके ऑप्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्यूब रूट, नन ऑफ दीज। तो बताओ इसका क्या आंसर है। ऑप्शंस भी मैंने चेंज नहीं किए, वैसे के वैसे ही है। बताओ, when the lift is moving upward with some acceleration, pressure exerted by a man। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या है? ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बढ़ा दो ऊपर, ये भी प्रेशर लगाएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई, बढ़ाते जाओ, ऊपर लेते जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज व्हाट? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, नन ऑफ दीज। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट टाइम। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन। आपके नॉर्मल टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। बताइए कि अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स एफ लग रहा है तो क्या इफेक्ट जनरेट होगा? ऑल दी अबव, है ना। ये पिछले साल ये क्वेश्चन नहीं आया था, पर उससे पिछले साल आया, यानी 2019 में आया है क्वेश्चन ये, 2018 में भी आया है क्वेश्चन ये, तो मैंने इसलिए डाल दिया। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन व्हाट? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पोजीशन और लाइन ऑफ एक्शन, या ऑल ऑफ देम? सब पे डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन, इफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट एनी प्लेस इज डबल। कह रहा है कि कोई जगह है, एक प्लेस है, उस प्लेस पे जो एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा था, वो डबल हो गया, तो बताओ वेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्वेश्चन पूरा रीड आउट करवा देता हूं। इफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट एनी प्लेस इज डबल, देन द वेट ऑफ बॉडी विल बी व्हाट? डी। एवरीवन, क्या डी होगा इसका आंसर? क्या? ए, सोच ले एक बार। देखो, अब म्यूट कर ले अपने को। इफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक चीज याद करो, मास और वेट में क्या अंतर होता है, पढ़ा है? हम एग्जैक्टली, W इज इक्वल टू वॉट? एम जी। अब इसको बढ़ा रहा हूं, ये डबल हो गया, तो वेट भी तो डबल हो गया। ये 1 टाइम्स है। मास मान लो कितना यूनिट है, मास कितना? 1 ग्राम, 1 किलोग्राम, कुछ भी। अब ये जी भी क्या था पहले? 1 था। अब मैंने जी को क्या कर दिया? 2। तो 2 इंटू वॉट? एम। यही तो हुआ। तो पहले 1 था और अब कितना हो गया? 2। एम की वैल्यू कितनी है? 1, तो 2। समझ में आया 2G क्यों है आशीष? ठीक, चलो अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन तो आप बहुत आसानी से बता दोगे, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, बुक का पढ़ा हुआ मैकेनिक्स। तो 3 फोर्सेस है, F1, F2, F3, हैव देयर लाइन ऑफ एक्शन। एक सेकंड, चेक तो करने लाइन ऑफ एक्शन कैसा है, ऐसे ही बता देगा। हैव देयर लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल, उनका लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है टू ईच अदर, बट एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। द फोर्सेस नोन एज। ठीक है, अनलाइक पैरेलल। ठीक है, ठीक। अब आगे क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। द फोर्स बाय विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ इज कॉल्ड इंपल्सिव फोर्स, वेट, मास और। अभी बात की हमने जस्ट ऊपर क्वेश्चन। ये कुछ क्वेश्चन ना फिजिक्स टाइप के, तो वैसे ही क्वेश्चन आ जाते कंप्यूटर सेक्शन में, तो इसलिए मैंने डाल दिया। चलो अब मशीन वाले क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा से। इन एक्चुअल मशीन एम ए इज व्हाट? लेस देन वेलोसिटी रेशियो। क्या होता है बताओ? लेस देन वेलोसिटी, इक्वल। एक्चुअल मशीन बोला उसने, आइडियल नहीं बोला। ठीक है। ठीक है, लेस देन, इसका आंसर क्या होगा? लेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है कि वेन एवर अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी अंडरगोज
व्हाट डिस्प्लेसमेंट, अब ये अंडरगोज ही है बस। सो कह रहा है कि whenever a force act on a body and the body undergoes a displacement, कोई बॉडी है उसके ऊपर फोर्स लगा दिया और वो मूव कर गया, तो क्या होगा? पावर पे तो बात, वर्क इज डन, डन, वर्क इज सेट टू बी डन, मतलब काम हो गया, जो करना था हो गया, ऑब्जेक्ट को मूव कराने का काम था, मूव हो गया। चलो ये क्वेश्चन मैंने, आप अगर मुझे स्टार्टिंग से फॉलो करते तो मैंने बहुत बार ये इस चीज पे चर्चा की है कि मैकेनिक्स में टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट है, तो उसमें मैंने ये चीज बहुत बार बोला है कि स्पीड, स्पीड इज व्हाट, स्केलर क्वांटिटी, एंड फोर्स वेलोसिटी एंड एसएल। तो ये चीज पढ़ के जाना, क्वेश्चन से एक चीज सीख लेना कि लिस्ट ऑफ स्केलर क्वांटिटी, लिस्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये टेंसर क्वांटिटी, मतलब इसमें क्या हो ना, ऑप्शन तो अभी सिंपल है, ऑप्शन और एडवांस कर देंगे। अब तुझे बोल देगा यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, तो उस केस में क्या होगा, वो चीज पढ़ के जाना, ठीक है, वो चीज देख लेना। यहाँ पे भी एक सिंपल क्वेश्चन है, विच ऑफ द, ये क्वेश्चन 2019 में आया है, ये देख, ठीक है, तो ये चीज याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी, एनर्जी, मास, मोमेंटम और एंगल। वेक्टर क्वांटिटी कौन है इसमें से बताओ? मोमेंट, ठीक है, मोमेंटम इज करेक्ट आंसर, एनर्जी, मास और एंगल नहीं होता, ठीक। ये सभी अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग चीजों पे बात करनी नहीं है हमें। अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन इज नोन एज, यहाँ पे के का मतलब है नोन, ठीक है, ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, अभी जस्ट हमने दूसरा या तीसरा क्वेश्चन इसी पे बात किया था, तो ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, म्यू का। तो अब आगे अगला क्वेश्चन देख ले। तो क्वेश्चन सही लग रहे हैं ना तुम लोगों को? यही क्वेश्चन होते हैं, इसी लेवल के आते हैं, तो मैं चाहता था कि तुम्हारे लिए डर खत्म हो, मैंने न्यूमेरिकल इसलिए ज्यादा डाले नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, द पॉइंट थ्रू विच द सेंट, ठीक है, द पॉइंट थ्रू विच द होल वेट ऑफ बॉडी एक्ट irrespective ऑफ इट्स पोजिशन इज नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगला क्वेश्चन, चलो ये तो अच्छे से समझ में आ गया, तो गुरमीत सिंह और मंजीत सिंह की बुक का क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन भी 2019 में पूछा गया, ठीक है। इसका आंसर क्या है, 2 सेकेंड, और अच्छे से सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। मैं एक चीज, मैं क्वेश्चन को पूरा दिखा देता हूँ, जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे होंगे वो क्वेश्चन देख ले। या बॉल वेट 250 ग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, और आपसे पूछा गया टाइम दैट बॉल विल टेक टू रिटर्न बैक टू द अर्थ वुड बी। तो सिंपल यहाँ पे आपको टी का फॉर्मूला लगाना है, टी, 2 टाइम्स वाला मत लगाइएगा, सिंगल टाइम वाला लगाइएगा, क्योंकि एक बार बॉल को ऊपर फेंका और नीचे आया, तो यहां से यहां तक का जो टाइम है, टाइम तो वही उतना ही यहां लगेगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पे बात की गई है कि ऊपर से नीचे आ रहा है। क्या बोला गया है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, बॉल वेट 250 ग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो ये सिंगल टाइम का हो गया और डबल टाइम का अलग हो गया। तो आपको कोशिश ये करना है कि आप देखो कि कहाँ पे 2 टाइम ऑफ टी है और कहाँ सिंगल टाइम ऑफ टी है, ठीक है, तो वो चीज देखना। चलो इसका आंसर बताओ, सॉल्व करके बताओ, मैं लॉजिक पूछ सकता हूँ किसी क्वेश्चन में, इसका क्वेश्चन का आंसर बताओ कैसे निकालेंगे। इसका आंसर क्या है बताओ? हाँ, इसको क्या करोगे? तो इसका आंसर क्या डालोगे? डी, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, क्योंकि हमसे क्या है, आर पूछा गया, पाथ, पाथ दिया है। अब मुझसे पूछा गया है वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी पूछा गया। अगर आपने काइनेमेटिक्स पढ़ा है, इसीलिए मैंने काइनेमेटिक्स पढ़ाया था स्टार्टिंग में, वेक्टर्स पढ़ाया था, ये सब बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो, द मोमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, ये चीज, एक ये चीज दे रखा है, आपसे पूछा गया कि इसमें से बताओ मूवमेंट कौन सा करेक्ट है। हम्म, ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे गेट गैस आउट कर सकते हैं, तो इसमें मैंने कुछ मिसप्रिंट ना कर दिया हो क्वेश्चन में, तो ध्यान दे। मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही तुम्हें गेट करवा देता हूँ। देखो, आई जो है वो एक्स एक्सिस के लिए हो गया,
जे जो है वो वाई एक्सिस के लिए हो गया। यहाँ पे जेड एक्सिस तो हमें कहीं दे नहीं रखा ना, पाथ जेड एक्सिस का पाथ दे रखा है? नहीं दे रखा। लेकिन यहाँ जेड एक्सिस में ये भी है, ये भी है, तो इन दोनों में से कौन सा आंसर सही होगा? तो ये वाला आंसर करेक्ट है 4129। इसमें मैं एक चीज शायद मेंशन करना भूल गया हूँ, मैं टी की वैल्यू मेंशन करना भूल गया हूँ। वो मैं डायरेक्टली क्या करता है ना, इसमें टी की वैल्यू रखोगे ना और आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा। पहले टी की वैल्यू रख देना, उसके बाद तुम मैच कर लेना कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन। तो मैंने इसमें टी की वैल्यू रखी नहीं। अच्छा, इसका आंसर बताओ क्या है? द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ, ढंग से एक बार दोबारा पढ़ ले क्वेश्चन। द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया पूछता है। क्या होगा इसका आंसर? डी। करेक्ट इज व्हाट? एम पावर। एक सेकंड में एक्सप्लेन कर देता हूँ, म्यूट कर लो अपने आप को। यहाँ पे ना तुमसे मोमेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया पूछा है आपसे। मास वाला एरिया, मास वाला कॉन्सेप्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नहीं पूछा। जब मास को रिलेट करते हैं तो केजी आता है। यहाँ पे सिंपल आपसे एरिया पूछा गया, तो एरिया मतलब m की पावर 4। ठीक ना? अब समझ में आ गया ना कि केजी कब आता है? जब मास रिलेट करता है। यहाँ सिर्फ एरिया रिलेट कर रहा है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख लेना, ये बहुत बार पूछा गया है कि मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मशीन रटा रटा हुआ होता है, तो वो चीज देख लेना। 1/m इसका करेक्ट आंसर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम वैल्यू? इसमें से किसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है? लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, नन ऑफ द अबव। स्टैटिक है नहीं ना? ठीक है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो क्या मैं क्वेश्चन को आज यहाँ पे विराम दे सकता हूँ? क्योंकि 6:19 हो चुके हैं। ठीक है, तो कल आते हैं। हाँ, बहुत क्वेश्चन। हाँ, अब और भी क्वेश्चन लेकर मैं मे भी 51 या 52 था। एक सेकंड में चेक कर ले। 51 था। ठीक है। अब नो नेक्स्ट सेक्शन में है सारे क्वेश्चन। मैंने एक पेज पे इतने ही क्वेश्चन डाले थे क्योंकि वो स्लाइड ओवर नहीं हो पाते। तो आई थिंक कि आपको मजा आया होगा क्वेश्चंस देख करके। करके इनके एसेस देख लीजिएगा एक दो बार, यूट्यूब के वीडियोस देख लीजिएगा। बाकी आप मीटिंग अब लीव कर सकते हैं, नो डाउट।